आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हो गया, निपटा दिया, तबाही मचा दी, खेल शुरू हो गया। प्रॉपर एनालिसिस, पूरा इतिहास बताता हूं। थोड़ा सा रुकिए, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप खुशी से मारे उछल पड़ेंगे, खुशी के मारे कि वाह। ये जब लेक्चर खत्म होगा ना तो आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि यही चाहिए, सर चाहिए, सर। तो सर मिल रहा है, सिद्धांत सर नहीं, ये सर, इनका सर, आतंकियों का सर। और मुझे चाहिए आप लोगों का प्यार, जो आप वैसे ही बहुत ज्यादा देते हो। लेकिन सब्सक्राइब कर दो यार, एक प्यार थोड़ा सा कहते हैं ना, व्यक्त करने का एक तरीका है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए यार। तो फिर से ये सैफुल्ला कसूरी नहीं है जिसने पहलगांव का, वो भी मारा जाएगा, वो भी मारा जाएगा। मैं बताता हूं, पूरी स्ट्रैटेजी बताता हूं क्या हुआ है। थोड़ा सा शुरू करेंगे शुरुआत से। तो भैया नरेंद्र मोदी और अमित शाह है ना, तो इस तरीके के मीम्स काफ़ी वायरल हो रहे हैं। और ये जो सैफुल्ला है ना, इसका खेल ख़त्म हो गया है। लश्कर ए तैयबा का कमांडर नेपाल में, ये नेपाल के मॉड्यूल को कहते हैं कि ऑपरेट करता था। इसका नाम है वैसे तो रज़ाउल्ला ज़ियामानी, बट आका आलियास सैफुल्ला। चलो बात करते हैं सैफुल्ला निज़ामानी को कैसे मारा गया, या अबू सैफुल्ला को कैसे मारा गया। तो शुरुआत से शुरू करेंगे, ठीक है। ये तो न्यूज़ छोटी सी है, लेकिन इससे पीछे क्या हो रहा है वो आपको जानना जरूरी है। देखिए, यूट्यूब का ने बहुत शानदार कोर्स बनाया है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, पूरा यूट्यूब एसईओ प्लस थंबनेल्स। यूट्यूब को सीखने का, अगर आपको यूट्यूब को सीखना है वो कैसे काम करता है, थंबनेल्स कैसे बनाने हैं, तो एक शानदार प्रोग्राम है। वैसे ये लाइव ऑलरेडी हो चुके हैं। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मात्र इस समय 400 रुपए के मिल रहे हैं। आप लोग कहते हैं सर इस पे थोड़ा सा ऑफर निकाल दीजिए, तो हमने 2 दिन, आज और कल, ऑफर निकाला है। यूट्यूब कोड यूज करेगा। मतलब ये एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स है, और अगर आपका यूट्यूब चैनल, अगर आप सोच रहे हैं यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। निखिल सर ने इसको बनाया है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। क्राइम अफेयर्स में मैं कल से लेक्चर्स लाना शुरू कर दूंगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। देखिए, लश्कर ए तैयबा का टेररिस्ट है। अब आप ये सुनते होंगे कि भाई लश्कर ए तैयबा का ही आतंकी क्यों मारा जा रहा है। हम जब भी अबू कत्ल मारा गया, उसके बाद ये अभी तक कितने लोग जो हैं वो निपटा दिए गए हैं। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट अबाउट लश्कर ए तैयबा, बहुत सारे और भी आतंकी ग्रुप के, हिजबुल के भी मारे जा रहे हैं, बट लश्कर ए तैयबा जो है वो नंबर 1 है। जैसे अमेरिका के लिए अलकायदा था, भारत के लिए लश्कर ए तैयबा है। पहलगांव हमला टीआरएफ ने किया, जो कि लश्कर ए तैयबा ने बनाया है। तो लश्कर ए तैयबा की बैंड बजानी, अब तो ऑपरेशन सिंदूर तो हो गया, अभी भी चल रहा है। अभी यहाँ पुर्तगाल में पाकिस्तान के जो आए लोग, उन्होंने ये सब आईएसआई के एजेंट, इन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो बहुत बढ़िया भारत की जो एम्बेसी है बाहर ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर लगा, बोला कि बेटा अभी खेल बाकी है। मजा आ गई है ना, चुन चुन के मारेंगे। तो जो रज़ाउल्लाह निज़ामानी आलियास अबू सैफुल्ला खालिद, इसको संडे को पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में मार दिया गया। ये नेपाल में लश्कर का, देखिए नेपाल में है ना, नेपाल में लश्कर की हैंडलिंग करता था पूरा, और कोर कमांडर था ये, ठीक है। और ये बताता है कि आईएसआई की पहुंच कहां तक है। भारत के जो देश अभी भारत के खिलाफ हो रहे हैं, जो भारत से ही चलते हैं, उसमें लश्कर से लेकर, आईएसआई से लेकर हिजबुल तक, हरकत उल अंसार या बांग्लादेश में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो बात यह है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। देखिए, 4 चीजें हैं, 4 चीजें समझिए, उसके बाद मैं असली कहानी पे आऊंगा कि ये सब शुरुआत कहां से हुई है, इसकी क्या प्रेजेंटेशन दी गई थी सरकार को। तो बात यह है कि एक तो कि भारत ने इसको मारा है और भारत इसको डिनाई करेगा, प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी, ठीक है। आरएनएडब्ल्यू ने बोला कि हमने नहीं किया है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपस में ग्रुप लड़के मर गए। जब यहां ग्रुप्स में काफी कंपटीशन है, पाकिस्तान में काफी आतंकी ग्रुप है, वो लड़के मर गए। तीसरी पॉसिबिलिटी ये होती कि आईएसआई ने ही इसको मार दिया, खत्म कर दिया, और चौथी ने किसी ने ऐसे ही टपका दिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज इसमें क्या है, देखिए 2015-16 में एक स्ट्रैटेजी बनाई गई। इससे पहले क्या था कि हमको अपनी इकोनॉमी पे डेवलप करना है, हमको अपनी अर्थव्यवस्था पे डेवलप करना है, तो हमारा थोड़ा स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट था कि हम पाकिस्तान को उस पर हमला नहीं करेंगे, भले ही वो हम पे, मैंने बताया ना कि पाकिस्तान को दामाद बना के रखते थे हम। लेकिन 2014 के बाद स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बदली। आरएनएडब्ल्यू ने सरकार को यह बताया कि देखिए, लश्कर का बहुत भयानक प्लान है, वहां पे वो उन्होंने पार्टी बना ली है, और उसी तरीके का काम ये बहुत सारे देशों में करेंगे, इंक्लूडिंग इंडिया।
और ये चाहेंगे कि भारत में कुछ अनस्टेबिलिटी फैलाई जाए। ये क्या करेंगे, ये वैसे तो आतंकी है, लेकिन इन्होंने लोगों को रिक्रूट किया, इनकी आईएसआई ने, जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बनाएंगे, उनका ब्रेन वॉश करेंगे। और जैसे नेपाल में है, अब नेपाल में ये लोगों को रिक्रूट करेंगे, वहां के नेपाली हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अब उसके बाद उन लोगों को, एक कम्युनिटी का है, उस कम्युनिटी के लोग को उठाओ, उसको पैसा दो या जो भी ब्रेन वॉश करो, उसके बाद उनको इन्फ्लुएंस करो। तो ये पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बनाएंगे और इससे डेंजरस हो जाएगा ये, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है देश में अनस्टेबिलिटी आ सकती है। अब क्या हुआ कि जब भारत को ये पता चला तो भारत ने बोला कि भाई इसको तो खत्म करना पड़ेगा, और इसके पीछे जो है वो है लश्कर ए तैयबा। तो लश्कर ए तैयबा को खत्म करना क्या है, तो RNAW ने बोला कि हम बिल्कुल खत्म कर देंगे सर, आप चाहें तो हम अभी खत्म कर दें। बोला कि नहीं, ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि सीधा सीधा फिर इल्जाम हमारे ऊपर आएगा। तो RNAW ने बोला कि देखो एक काम करते हैं, माफ़ कीजिएगा कैमरा ज़रा ऑफ हो गया था और मेरा मूड बहुत ख़राब हो जाता है क्योंकि मैं एक फ्लो में लेक्चर करता हूँ, मेरा एक टेक में लेक्चर होता है, कोई टेलीप्रॉम्प्टर और वो तो है नहीं मेरे पास, ठीक है, सब कुछ ज्ञान से लेक्चर करता हूँ जब कैमरा ऑफ होता है। और चलो कोई नहीं, दूसरा कैमरा लगा दूंगा। तो बात ये है कि फिर यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कि सर हम एक काम करते हैं, हम कान इधर से नहीं पकड़ते, हम कान इधर से पकड़ते हैं, पाकिस्तान को पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी से ही ख़त्म करते हैं। बोला कैसे ख़त्म करेंगे सर, तालिबान आ गया है, तालिबान में बहुत कुछ हो रहा है अभी, लेकिन 2015 तक तालिबान कंट्रोल में नहीं था, तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, या फिर हम भी अपने एसेट्स जो हैं वो नर्चर करके वहाँ पे भेज सकते हैं। बोला अच्छा, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप पकड़िए बंदूकधारियों को और इनको मारिए, पकड़ पकड़ के मारना शुरू करिए। किसको मारना शुरू करिए? 3 लेवल हैं। सबसे पहले लश्कर का जो सबसे लोएस्ट लेवल है उस पर आता है ISI। ISI वो है जो इनके आतंकियों का हैंडल करता है सबसे लोएस्ट लेवल पे, ठीक है ना। ये बताते हैं कि प्लान कैसे बनेगा, कौन कौन होगा इसमें, तो ये लोएस्ट लेवल पे है, ये एक पूरा इनका जाल फैला हुआ है। सेकेंड लेवल पे है LET के कोर कमांडर्स, और सबसे टॉप लेवल पे है वो है लश्कर ए तैयबा का चीफ हाफिज सईद, और उसने 4-5 लोगों की अपनी काउंसिल बनाई जो उसके परिवार वाले, सब पे भरोसा नहीं करता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नीचे का जाल है उसको खत्म करेंगे, नीचे के बेस को तोड़ेंगे तो अपने आप बिल्डिंग ढह जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, ये 2015 से चल रहा है दोस्तों, ISI के लोगों को निपटाना शुरू किया जो भारत के खिलाफ आतंक फैला रहे थे, दुनिया के खिलाफ आतंक फैला रहे थे। अब पिछले 3 सालों में इनने पूरा जो लेवल 3 है ना उसको लेवल 3 ही साफ कर, मतलब लेवल 1 को साफ कर दिया। जो ISI के ऑपरेटर्स खत्म, अब ये एक लेवल ऊपर है। अब आप देख रहे हैं ये लैमलाइट में तभी आया कि एक एक करके कोर कमांडर्स मारे जा रहे हैं। ये सेकेंड लेवल है, इसमें लश्कर ए तैयबा के कोर कमांडर्स मारे जाएंगे। ये हायरार्कियल स्ट्रक्चर है, हायरार्की है, ठीक है ना, कि अगर एक गया तो सब जाएंगे। लीडर का, जैसे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ था, एक होता है जैसे आप अफगानिस्तान का, अगर आप, चलो इसको भी मैं इतिहास के ही से ही जोड़ के बताऊंगा। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में क्या होता है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में हिमू जीत जाते हैं। अकबर और बैरम खान, अकबर तो 13 साल का था, बैरम खान की तो बैंड बजी हुई थी, मतलब 15 साल का था, बैरम खान की तो हालत खराब थी। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ कि हिमू, विक्रमादित्य का नाम सुनते ही लोग थर थर कांपने लगते थे, लोग अपने हाथी घुमा लेते थे, बहुत मारा था बैटल सोमूगढ़ में, ऐसी की तैसी कर दी थी। लेकिन एक तीर जो है वो बदनसीब तीर एकदम से हिमू पे आके लुका और हिमू गिर गए, और जो आर्मी थी वो तुरंत डिमोरलाइज हो गई, उनकी जो सेना थी, और फिर अनफॉर्चुनेटली वो उस तरीके से लड़ी नहीं पाई। तो वो उसको कहते हैं हायरार्कियल, जब हायरार्की होती है, मतलब आप सब लीडर पे टिका रहते हैं। पहले के जमाने में जब सचिन आउट होते थे सब आउट होते थे, आज एक डिफ्यूज स्ट्रक्चर है, मतलब कोई हायरार्की नहीं है। जैसे आप अब लोधी की बात करते हैं, लोधीज वर द फर्स्ट अफगान्स टू रूल इन इंडिया। लोधीज आए, सबसे पहले बहलोल लोधी आया, बहलोल लोधी फर्स्ट एमंग्स दी इक्वल था, मतलब अगर वो जाएगा तो दूसरा गद्दी लेने को तैयार है, यानी कि जो लोग फैसला करेंगे मैं सिर्फ उसको बता रहा हूं, समझ रहे हो। तो ये इसको डिफ्यूज्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये जो आतंकी ग्रुप है ना जो पाकिस्तान में, वो है एक हायरार्की, कि अगर आप हाफिज सईद को मारोगे तो दूसरा आएगा, उसको टाइम लगेगा, उसको मारोगे तो तीसरा आएगा, उसको टाइम लगेगा। तो सबसे पहली टारगेट वही है, लेकिन हम धीमे धीमे करके इनकी हायरार्की को मिटा रहे, कोर कमांडर्स को खत्म कर रहे हैं, और ये जहां पे भी बैठे वहां पे मार रहे हैं, कभी गला काट दे रहे हैं, कभी गोली मार रहे हैं। और इसी दौरान देखिए पाकिस्तान के लोगों का तो भला हुआ नहीं है, पाकिस्तान की तो ऐसी की तैसी इन आतंकी, पाकिस्तान तो अभी खुद शहबाज शरीफ ने बोला कि हम ही खुद ही पीड़ित हैं,
पाकिस्तान के लोग तो वो तो एक डिल्यूजन में रह रहे हैं, ठीक है। उनको खाना ना मिले, बस सेना खूब पैसा लेके बढ़ाई कर दे तो उसी में खुश हो जाएंगे, वही तारीफ उनके लिए, तारीफ उनके लिए खाना हो गया। लेकिन हालात बहुत खराब है पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान के लोग जो ये इन्होंने प्लान बनाया था कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट करेंगे, ये उल्टा पड़ता जा रहा है। कांटेक्ट इनके उल्टे पड़ते जा रहा है। भारत ने भी देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ज्योति मल्होत्रा बहुत पहले से होंगी, और मुझे तो अजीब लगता है कि ज्योति मल्होत्रा के जो पिताजी हैं वो ये कह रहे हैं कि क्या उनके दोस्त नहीं हो सकते पाकिस्तान के? दोस्त नहीं उनके पाकिस्तान के, उनके प्रेमी और बहुत कुछ बैठे हुए पाकिस्तान में, है ना। साफ साफ दिख रहा है, सबूत है, उसने खुद कन्फेस किया है, और ये बड़ा एक लेवल पे काम चल रहा है। लेकिन भारत ने इस पर सख्ती करनी शुरू कर दी। तो आप देख सकते हैं कि आईएसआई ने यहां पे सोर्स प्लांट कर रखे थे, है ना, आईएसआई के। और अभी देखिएगा कौन किसके किसके नाम सामने आते हैं। हो सकता है कुछ के नाम आपको बताए भी ना जाए, क्योंकि उससे फिर बहुत भयानक अनस्टेबिलिटी आ सकती है कि इसको तो हम इतना बड़ा समझते थे। लेकिन सब बहुत लंबा खेल है दोस्तों, बहुत खतरनाक खेल है ये। ओके, तो ये पूरी स्ट्रैटेजी है। तो जो कोर कमांडर्स मारे जा रहे हैं ना, अब जैसे ये मारा गया तो इस स्ट्रैटेजी के तहत मारा गया, और ये काम बहुत पहले से, पिछले 10 सालों से चल रहा है। पहले आईएसआई को निपटाओ, उसके बाद एक लेवल ऊपर जाओ, और हाफिज सईद का भी नंबर आएगा, हाफिज सईद का भी नंबर आएगा। आप समझ रहे हो? तो ये जो आदमी है ये सिंध में रह रहा था और संडे दोपहर मस्त एंजॉय कर रहा था, बढ़िया देख रहा होगा द लास्ट ऑफ अस का सेकेंड सीजन, ऐसा मैं मजाक कर रहा हूं। और फिर एक असाइलेंट आया यहां पे मतली फालकोरा चौक पे, धाए धाए मार के चला गया। और इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई को। उन्होंने जितने भी लश्कर तैयबा के लीडर्स हैं, सीनियर मेंबर्स हैं, उन्होंने बोला कि थोड़ा सा आप खुले में ना घूमें, उन्होंने वार्न कर दिया है। और हाँ, अब मैं बता देता हूं, देखिए भारत इसमें डिनाई करेगा, प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी है, और नरेंद्र मोदी का वो बयान कि घर में घुस के मारेंगे और जहां पे होगे वहां मारेंगे। अब देखिए इजराइल है, रशिया है, एक स्क्वाड बनाइए आप, और यहां पे जो पाकिस्तान के रिटायर्ड आर्मी जनरल, ये बॉयज क्लब का आपने नाम सुना है? ये जितने भी पाकिस्तान के जो रिटायर्ड जितने भी लोग होते हैं ना, खूब पैसा कमा के जाते हैं और ये बाहर सेटल हो जाते हैं, इनको पता है पाकिस्तान में तो कुछ मिलना है नहीं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये जो करंट जनरल्स हैं उनको गाइड करते हैं, आप इनको ठोकिए, इनको ठोकिए, दहशत फैलाइए। तो ये जो सैफुल्ला, अबू सैफुल्ला है, ये टॉप कमांडर है लश्कर तैयबा का। ही इज द टॉप कमांडर, ही वाज अ टॉप कमांडर ऑफ लश्कर तैयबा, एंड ही वाज द पार्ट ऑफ द मॉड्यूल दैट वाज एक्टिव इन टेरर एक्टिविटीज। जम्मू कश्मीर में ये बहुत ज्यादा एक्टिव था। इनफैक्ट जो 3 हमले हुए हैं, मास्टरमाइंड जो आरएसएस पे हमला हुआ था 2006 पे नागपुर में, मैंने क्या बताया कि इधर तो हम पाकिस्तान को मिठाइयां बांट रहे थे, लेकिन 2006 से 2008 तक टोटल 16 से 17 हमले हुए थे, और 26/11 इसका क्लाइमैक्स था। और सबसे बड़ा 26/11 उससे पहले मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, आप समझ रहे हो। इसके बाद दोस्तों जो कर्नाटक बेंगलुरु में 2005 में देखिए आईआईएससी पे अटैक हुआ, मैं वही बता रहा हूं। इधर हम बोल रहे हैं कि हाँ रेवड़ी खा लो, सेवैयां खा लो, उधर जो है पाकिस्तान आतंकी भेज रहा है। और यहाँ पे कुछ लोग वो कह रहे थे कि पाकिस्तान से दोस्ती। दोस्तों मेरा पहलगांव अटैक के बाद दोस्तों, तो 22 अप्रैल को जो हुआ है, मेरा पूरा नजरिया बदल गया। और फिर मैंने ना इस पर बहुत सर्च कर रहा हूँ, मैं बहुत डीप घुस गया हूँ इस पे, ठीक है। बहुत सारी किताबें, अभी मैं कुछ किताबें आपको दिखाता भी, मेरे पास, चलिए अच्छा, और काफ़ी रिपोर्ट्स, तो मैं बहुत चीज़ें आपको बताऊंगा जो बहुत बड़ा राज है, ठीक है। आप थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए। लेकिन मैं अपनी, तो यहाँ ना ये पहले मुझे भी लगता था बहुत पहले कि यार अच्छी बात है, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे होने चाहिए, सबको पता है। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि पाकिस्तान से रिश्ते कभी अच्छे नहीं हो सकते जब तक वो देश टूटेगा नहीं, जब तक वहां पे प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं आएगी। डेमोक्रेसी नहीं है वहां डिक्टेटरशिप है। जब तक आर्मी आईएसआई नहीं मारेंगे आप, तब तक पाकिस्तान के साथ आप दोस्ती कर ही नहीं सकते। वहां के लोगों के पास कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी, उनकी औकात ही नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते। एक बार करने की कोशिश की थी, इमरान खान को ही जेल में डाल दिया, आप समझ रहे हैं। तो पाकिस्तान के साथ दोस्तों कोई दोस्ती नहीं हो सकती। जिसको भी ये थोड़ा सा भी है ना कि पाकिस्तान, वो अपना माइंड बदल ले, बस ये लोग दोस्ती के लायक नहीं है। तो यही बता रहे ना कि 2003 से 2007 बहुत सारे पॉलिटिशियंस आपको कहते हुए दिख जाएंगे वो बहुत अच्छा वक्त था अटल बिहारी वाजपेयी ने, और उसके बाद फिर मनमोहन सिंह ने बहुत ही बढ़िया किया, एलओसी खाली नॉन ऑपरेशनल। आरएनएडब्ल्यू ने बोला था कि सर क्या कर रहे हैं आप, आपको पता है कि आप क्या ये ऑपरेशनल जो आप परवेज मुशर्रफ के साथ बैठ के कर रही है कितना डेंजरस हो जाएगा। आप उनको, इसका मतलब पाकिस्तान मान जाएगा कि हाँ कश्मीर तो हमारा था ही, आप उनको लीगल वो दे देंगे। और खैर उनकी भी आर्मी ने मना कर दिया था परवेज मुशर्रफ को कि ये नहीं होगा, कि हमारी तो आइडेंटिटी है, कश्मीर नहीं रहेगा तो हमको पैसा कहां से मिलेगा।
ठीक है ना, तो नहीं हो सकती इनके साथ दोस्ती। कोई एक्टर नहीं, कोई आर्टिस्ट नहीं। और ये जो बोल रहा है ना कि आर्टिस्ट, इनकी भी जांच होनी चाहिए कि जो बोल रहा है कि आर्टिस्ट होता है, आप जांच करिए इनकी, बोल कौन रहे हैं, है ना भाई। कुछ नहीं आज के भरोसा है, कौन ऐसा ही है, कौन क्या है। तो निजामनी जो है, जो नेपाल में जो मॉड्यूल है उसमें एक्टिव था ये, और फाइनेंस पैसा देता था और रिक्रूटमेंट करता था, और लॉजिस्टिक्स, और साथ ही साथ ऑपरेटिव, जो बहुत सारे और भी ऑपरेटिव्स थे, उनको मदद करता था कि इंडो नेपाल बॉर्डर पे आप क्रॉस करिए। तो वही बता रहे ना कि लश्कर तैयबा, अब ये हायरार्कियल, अब इसको मारा, ठीक है, एक बहुत बड़ा वैक्यूम आएगा। और जो नया आएगा, क्योंकि देखिए ये लोग अपनी पोजीशन को लेके काफी इनसिक्योर रहते हैं। हाफिज सईद अपनी पोजीशन को लेकर काफी इनसिक्योर रहता है। ये लोग ताकत बांटते नहीं है, ये लोग बोलते हैं मैं ही चला रहा हूं, मुझे नहीं बनाया। इन लोग के अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए ये हायरार्कियल है, और ये इनको मार देगा। क्योंकि आप सीधा कमांडर को मारेंगे तो कोई बचेगा ही नहीं। फिर उसके बाद डर। अब देखिए जो अगला कमांडर है उसको डर होगा कि यार देखो जिंदगी सबको प्यारी है, और मैं आऊं ना आऊं प्रॉब्लम है। और फिर भारत को बताना चाहिए कि देखिए आर्मी, आप इस आतंकवादी को आर्मी का सिक्योरिटी कवर था, जब मारा है ना तो आर्मी का सिक्योरिटी कवर प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ जा रहा था। ये चीज है। आजम चीमा के साथ भी इसने काम किया है, और जो चीफ अकाउंटेंट था याकूब, उसके साथ भी काम किया है, वहीं पे ही मारा है। लश्कर तैयबा और जो जमात उद दावा है, फंड रेजिंग इसके लिए करता था, पैसा लाता था, रिक्रूटमेंट करता था। विनोद कुमार, हाँ ये ठीक है, इसके नाम से भी ये जाना जाता था, और इसने नेपाली सिटीजन से शादी की थी, है ना। तो आप देख सकते हैं कि किस लेवल पे ये पूरी स्ट्रैटेजी है। और अभी देखिएगा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इसी साल अगर भगवान ने चाहा तो हाफिज सईद को भी निपटा देंगे। देखते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री सैनिक ऑफ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।